अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार और अब अगले हफ्ते क्या करनी है आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे बाजार में खास तौर पर सोमवार को आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। साथ ही हमारे साथ आज है ट्रेड सिर्फ ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के शो में। आगे बढ़े, हमारे साथ हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट भी आप देख पा रहे होंगे, उनसे अलग अलग सेक्टर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा उसको जरा समझते हैं। आज हमने देखा कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में तेज गिरावट नजर आई। निफ्टी 125 अंक गिरकर 16,450 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 300 अंक टूटकर 55,350 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 550 अंकों की गिरावट रही और ये 35,000 से कुछ ऊपर बंद हुआ। खासतौर पर हमने बैंकिंग स्पेस में देखा एक्सिस, कोटक, एसबीआई, फेडरल बैंक जैसे दिग्गज 2 से 4% लुढ़के। इनफैक्ट एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए तो दूसरे सभी सेक्टर्स में चौतरफा बिकवाली आज हावी रही। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या डेटा सामने आ रहा है समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज भारी भरकम बिकवाली की 2,287 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 119 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज की भारी भरकम गिरावट की जो बड़ी वजहें हैं वो बाजार के लिए क्या रही। एक दिन की छुट्टी के बाद जब भारतीय बाजार आज खुले तो उन्हें कमजोर ग्लोबल संकेतों से जूझना पड़ा, क्योंकि अमेरिका में एक तेज गिरावट परसों के सेशन में रही और कल के सेशन में भी भारी उतार चढ़ाव और लगातार डाउ फ्यूचर्स पर दबाव 150-200 अंकों की कमजोरी का। एशियाई बाजारों में कमजोरी थी, यूरोप में भी सुस्ती का माहौल था। इन सब के चलते भारतीय बाजार खुले बड़े गैप के साथ 16,375 के आसपास। लेकिन उसके बाद शुरुआती 5 मिनटों में जो बाजारों का लो बना, जो सबसे निचले स्तर थे, वो दिन भर तोड़े नहीं और दिन भर लगभग 16,400 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रहे। ऊपर में 16,500 को पार करके टिक पाने में भी मुश्किल थी तो 16,400 को भी नहीं तोड़ा और क्लोजिंग जो हुई वो 16,450 के आसपास, बहुत बुरी नहीं। और इसकी बड़ी वजह यही रही कि आज एफएमसीजी शेयरों ने बाजार को बड़ा सहारा दिया। एचयूएल के नेतृत्व में बाजार में सारे स्टॉक्स, चाहे वो नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो, ये सारे के सारे बड़ी तेजी दिखाते हुए नजर आए और इंडेक्स से सपोर्ट वहीं पर आता दिखा। लेकिन इसके बाहर इंडेक्स में दूसरे सेक्टर्स काफी कमजोर थे, विशेषकर मेटल्स और साथ ही साथ फार्मा, इनसे बड़ा दबाव बनता हुआ दिखा। ब्रोडर मार्केट में कमजोरी का माहौल था। बैंक निफ्टी भी कमजोर रहा, 35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब जरूर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूती हो वैसा नहीं। निफ्टी किसी न किसी तरह से बड़ी गिरावट से बच गया, लेकिन ब्रोडर मार्केट में हाल बुरा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार कमजोरी और बिकवाली का माहौल बरकरार है और मेटल शेयरों में तो आज जिस तरह की मार पड़ी उससे काफी लोगों की कमर ही टूट गई, जिस तरह की बड़ी तेज गिरावट होती हुई दिखी है। यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स के लिहाज से थोड़ी रिलीफ, लेकिन बाकी शेयरों में कहीं कोई खरीदारी का माहौल फिर से बनता हुआ दिखा नहीं। ग्लोबल मार्केट्स अनसर्टेन है। एफआईज की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली के आंकड़े आने का डर है। ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशन कम करने के मूड में है और कैश मार्केट के स्टॉक्स में तेज कट लगते हुए दिख रहे हैं। इन सब के चलते हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कमजोरी भरा ही रहा है और इंडेक्स से उतना पता नहीं चलता है जितना कि हाल खराब था। तो यानी कि ओवरऑल एक मुश्किल भरा हफ्ता, जहां पर लगातार 5 दिन हाई बनाने के बाद जो करेक्शन आया स्टॉक्स में काफी गहरा था और काफी नुकसान करने वाला भी। देखते हैं अगले हफ्ते, अब चूंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है और अगर ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद सोमवार का सेशन काफी अहम मेक और ब्रेक वाला आपके लिए साबित होगा। बिल्कुल, तो सोमवार के बाजार में बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं अनिल जी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज की इस तेज बिकवाली में कौन से सेक्टर्स में सुस्ती दिखी, कहां पर तेजी नजर आई, समझते हैं। हमारे साथ हमारे से होगी कुशल गुप्ता है। कुशल, जरा बताएं किन सेक्टर में आज खबरों के दम पर एक्शन था। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में आज भारी गिरावट हमें देखने को मिली, क्योंकि ग्लोबल बाजार जो थे
वहां पे हमें कमजोरी देखने को मिली, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो आज भारतीय बाजारों पर भी हावी होता हुआ नजर आया। जहां पर सबसे ज्यादा अगर आप निफ्टी में गिनने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो 4 में से 3 स्टॉक्स जो हैं आपको मेटल स्पेस से ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो मेटल इंडेक्स है वहां पर ही हमें करीब 7% तक की गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से आपको निफ्टी में यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई नजर आई है। जहां तक चढ़ने वाले शेयरों का सवाल है तो निफ्टी में गेनर्स की सूची में सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी का बोलबाला था, जहां पर दमदार तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई बाजार की गिरावट के विपरीत। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो एचयूएल, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में 4 से 5% तक का दमदार उछाल आज के सत्र में नजर आया। इनफैक्ट साथ ही मेटल स्पेस की बात करें तो जो बड़े दिग्गज काउंटर्स थे वहां पर तो गिरावट थी ही, साथ ही एनएमडीसी 10% की गिरावट दिखा रहा था। वेदांता, जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स जो हाई बीटा काउंटर्स हैं यहां पर भी आज बहुत ज्यादा पिटाई हमें देखने को मिली। रियलिटी स्पेस लगातार कमजोरी का रुझान दिखाता हुआ दिखा इस हफ्ते, जहां पर डीएलएफ, ओबरॉय रियल एस्टेट, आईबी रियल एस्टेट, साथ ही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में आपको 4 से 5% का फॉल देखने को मिला। जहां तक बीएफएसआई स्पेस की बात है यहां पर भी दमदार गिरावट रही, पर सबसे ज्यादा आज के सत्र में जहां पर गिरावट बनी वो थे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके एमडी एंड सीईओ नितिन चुग जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसका इंपैक्ट आज आपको उन दो स्टॉक्स पर देखने को मिला। इनफैक्ट आईबी हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा भी पीछे नहीं थे, यहां पर भी 6 से 8% तक का फॉल नजर आया। फार्मा स्पेस यहां पर भी गिरावट रही, जहां पर वोकार्ट और अरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पर गिरते हुए नजर आए। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करें तो यहां पर राइटली आइडेंटिफाई किए गए थे ब्रिटानिया आपके लिए, वागले साहब ने आपको बताया था, साथ ही एशियन पेंट्स, सुमित जी का भी रिकमेंडेशन था। स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो स्मार्ट मीटर की स्टोरी हमने की थी आपको, उसको ध्यान में रखते हुए सेठी साहब ने भी आपको ये चीज रेकमेंड की है। इनफैक्ट ओवरऑल आज का जो बाजार का मूड माहौल था, पूरी जो ब्रेड थी वो कहीं ना कहीं मेटल स्पेस से काफी ज्यादा दबाव में आती हुई नजर आई, पर एफएमसीजी एक स्टार परफॉर्मर आज के सत्र में निकला। अब देखना होगा कि 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को किस तरह से बाजार पैन आउट होते हैं, कौन से ग्लोबल संकेत हैं जो हमारे बाजारों को भी इंपैक्ट करेंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का एक्शन समझ लिया। संदीप जी आपके पास आ रहे हैं। जैसे हफ्ते की शुरुआत बाजार ने की थी, अंत वैसा नहीं हुआ है, मुनाफा वसूली हावी रही बाजार पर, लेकिन अभी फिलहाल अप्रोच सही बाजार के लिए क्या होना चाहिए इसके बाद, साथ ही सोमवार के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जाए? ये कॉशियस तो रहना ही चाहिए और पिछले 5-7 दिनों से बात कर ही रहे हैं कॉशियसनेस की और कॉशन की। और देखिए जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में तो मार्केट मची हुई है, पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म करे, बट निफ्टी काफी मेंटेन्ड है। और निफ्टी में आज एफएमसीजी ने जबरदस्त रोल प्ले किया, जो सरकार की एडिबल ऑयल्स को लेकर जो पॉलिसी आई है उसको लेकर काफी माहौल अच्छा बना। और कुछ इनपुट कॉस्ट पे भी वहां पे दिख रहा है कि क्रूड ऑयल वगैरह सारे ही करेक्ट कर रहे हैं, मेटल्स भी करेक्ट करेंगे, तो सर्टेनली यहाँ पे भी बेनिफिट मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है कि बहुत कॉशियस रहना चाहिए और मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी बहुत ज्यादा क्वालिटी नेम्स के साथ जाए। और जिस तरीके से टेपरिंग की बातें आ रही है, यूएस टेपरिंग की, फिर तालिबान वाला एपिसोड चल रहा है, फिर डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो थिंग्स मे नॉट बी एज रोजी एज इट लुक्स लाइक। और जो अनिल जी ने कहा कि जितना दिख रहा उससे ज्यादा पेन था, इंडेक्स तो सिर्फ 118 पॉइंट नीचे दिख रहा है, बट पेन बहुत बड़ा था। आज एनएमडीसी जैसे कुछ स्टॉक मेटल्स में जबरदस्त मार्केट मची हुई थी और 8-8, 10-10% स्टॉक्स टूटे हुए थे, तो माहौल तो है डरने लायक। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि मंडे को देखेंगे, माहौल देखते हुए मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई अगर मार्केट खराब रहे तो बहुत देख देख के लेना स्टॉक्स को। और कोलगेट में लाया हूं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, आज भी कोलगेट बढ़िया था और हमने देखा है किस तरीके से सारे एफएमसीजी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, तो ये आज उतना परफॉर्मर पार्टिसिपेट नहीं किया। सो वन कैन बेट ऑन इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे कोलगेट। दूसरा एक स्टॉक है प्रेसिजन वायर्स, आज इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे दे रहा हूं मैं। अगेन मार्केट का माहौल देख के एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉप लॉस 227 का, करंट मार्केट प्राइस 227 है, स्टॉप लॉस 220 का लगाएं और 240 का टारगेट। ये आज ऐसे खराब मार्केट में भी पॉजिटिव में था, रिजल्ट्स बढ़िया थे, फंडामेंटल स्ट्रांग है और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो रखा था। और पोजिशनल पिक के तौर पे जैसे कि एफएमसीजी और कंज्यूमेबल्स ये सारी चीजें अच्छी चल रही है, तो उन्हें बेक्टर्स फूड जो कि मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ और मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्ट होने के बाद आज लास्ट में जाते वक्त थोड़ा सा माहौल अच्छा दिख रहा था स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि पोजिशनल पिक के तौर पे स्टॉक को ले। आफ्टर गुड करेक्शन 398 पे अवेलेबल है,
रिसेंट आईपीओस भी आए हुए और क्रीमिका नाम की ब्रांड है, 450 का टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल पिक के तौर पे बेक्टर्स फूड। तो संदीप जी की कॉल्स इंट्राडे एफएनओ, कोलगेट पामोलिव में खरीदारी की सलाह, इंट्राडे कैश में उन्होंने प्रिसिशन वायर्स इंडिया को सिलेक्ट किया है और हफ्ते भर का नजरिया मिसेस बेक्टर्स फूड में रखने की सलाह संदीप जैन की। बातचीत जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का यहां पर रुख कर लेते हैं। खाने के तेल पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, इस पर हम बात करने वाले हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल स्कीम से किसे फायदा मिलने वाला है, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं मानसी दवे से। मानसी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को कैबिनेट से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। स्कीम के तहत 11,000 करोड़ निवेश को कैबिनेट ने मंजूर किया है। मिशन में 8,844 करोड़ केंद्र और 2,196 करोड़ राज्य सरकारें देंगी। आपको बता दें, पूर्वोत्तर और अंडमान एंड निकोबार में पाम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्कीम को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते मिशन का ऐलान किया था और मिशन के तहत पाम तेल की कीमतों को रेगुलेट करने का यहां पर प्लान था। कीमतों में उतार चढ़ाव होने पर अंतर का भुगतान सरकार करेगी। 1 नवंबर 2037 तक ये योजना चलेगी। साथ ही आपको बता दें, मिशन पाम तेल का लक्ष्य क्या है। सालाना उत्पादन लक्ष्य की अगर बात करें, FY26 में 11 लाख टन तक का उत्पादन लक्ष्य है और FY30 में 28 लाख टन तक का उत्पादन लक्ष्य है। भारत में खाने के तेल का बाजार सालाना घरेलू खपत जो है 240 लाख टन है। वहीं सालाना घरेलू उत्पादन जो है 110 लाख टन है और सालाना 130 लाख टन है। साथ ही सोया तेल ड्यूटी भी घटी है। इंपोर्ट ड्यूटी में 7.5% की कटौती है। खाने के तेल के दाम कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाया और कटौती की नई दर जो है 30 सितंबर तक मान्य होगी। तो ये खबर है जिसके चलते यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, कंज्यूमर और इम्पोर्टर। इम्पोर्ट में करीब 90% पाम तेल की हिस्सेदारी है और भारत को 98% पाम तेल इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब कहां इम्पैक्ट आएगा? एफएमसीजी कंपनियों की पाम ऑयल पे काफी निर्भरता है। 90% पाम तेल का इस्तेमाल खाने पीने के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, ये हम सब जानते हैं। एफएमसीजी में काफी हद तक इस्तेमाल होता है। 10% पाम तेल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और अन्य प्रोडक्ट में होता है। पैकेज फूड और साबुन बनाने में भी इसका यूजेज है। पिछले कुछ समय में पाम तेल के दाम में बढ़ोतरी के चलते साबुन के दाम में काफी बढ़त देखने को मिली है। साबुन बनाने में कुल खर्च में 20 to 30% पाम तेल का खर्च होता है। HUL, गोदरेज कंज्यूमर, ज्योति लैब्स के कुल आय में से करीब 18 से 20% आय साबुन की बिक्री में से आती है। वहीं स्नैक्स बनाने वाली कंपनियों में कुल रॉ मटेरियल खर्च में से 15 से 20% पाम ऑयल का होता है। प्रताप स्नैक्स, DFM फूड फोकस में रहेंगे। ब्रिटानिया, ITC, मिसेस बेक्टर फूड, क्योंकि बिस्किट में भी पाम तेल का इस्तेमाल होता है। तो रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट की देश में बड़े पैमाने में पाम ऑयल के उत्पादन की तैयारी है। और साथ ही ये भी याद रखिए कि कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्रीज, इससे भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी स्पेशलिटी ऑयल्स के कारोबार में है और क्षमता विस्तार पर भी फोकस कर रही है। तो बड़ा फैसला जिसका असर कई जगह, कई सेक्टर्स पर पड़ता हुआ हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया मानसी आपका इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए कि खाने के तेल पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और उसके इम्पैक्ट क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से करते हैं बात। सर, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए कौन सा ऑप्शन बताएंगे? नमस्ते स्वाति जी, इस सेगमेंट में आपका और सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस तरह का मार्केट है वहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन निहायत ही आवश्यक है। तो आप ट्रेडिंग करके पैसे को बर्बाद ना करें। हाँ, हालांकि आपको जो एडवाइस मिलती है अच्छी मिलती है और कोई भी इन्वेस्ट आपको खराब एडवाइस नहीं देता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर मार्केट ऊपर जाए और खासकर मिड और स्मॉल कैप, तो उस वक्त लोगों का, खासकर आम निवेशक का या ट्रेडर का पैसा बनता है। इस माहौल में बनना मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट चल रहा हो तो आप थोड़ा धीमी गति से चलें, उसमें फायदा है। फिर भी जो लोग माहिर हैं और जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए हीरो मोटो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे आपको अगस्त महीने का 2650 स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है, यानी कि आपको मंदी करनी है। और ये 15 रुपए भी पुट अवेलेबल है। इसमें स्टॉप लॉस रखिए 8 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 30 रुपए। अगर ये नीचे गिरा
तो आपको फायदा होगा। धन्यवाद और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी बहनों को। प्रणाम और नमस्ते और प्यार। और आइए अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं। जहां तक सोमवार का सवाल है 16,275, 16,375 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट रेंज है जो आसानी से टूटनी नहीं चाहिए। बाजार में ये आप मानकर चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 16,525 से 16,600 वो रेंज है जहां पर बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। शुरुआत आपको पूरी तरह से ग्लोबल संकेतों से होती दिखेगी जो कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पौने 200 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक कमजोर सेशन की आशंका तो है ही, लेकिन देखते हैं कैसा कुछ होता है। इसके अलावा दो चीजें और अहमियत वाली होगी। एक, वायदा कारोबार के आंकड़े देखेंगे कि आज तेज गिरावट के बाद क्या कुछ पोजीशंस ट्रेडर्स की हल्की होती है या फिर बाजार ओवरसोल्ड होते हुए नजर आते हैं। एफआईज की तरफ का एक्शन किस तरह का होता है। अब तक तो एफआईज के डेटा ठीक है, उतने बुरे नहीं। आज के सेशन में एफआईज ने क्या कुछ किया है ये भी बाजार में अब से लेकर मंथली एक्सपायरी तक का डायरेक्शन तय करेगा। जो कुछ भी हो, रिकवरी पहले दिग्गज शेयरों में, निफ्टी के शेयरों में आने की संभावना है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो प्रेशर और जो बिकवाली और जो गिरावट का माहौल है उसे ठीक होने में शायद अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है, तो वहां पर अब भी ट्रेडर्स को सावधान होना होगा। अब की रिकवरी में आपको पहले दिग्गज शेयरों पर फोकस करना होगा, उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तरफ नजर डालें, ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। तो अगले हफ्ते में बाजार में भरपूर एक्शन रहेगा और शायद वॉलेटिलिटी भी उसके लिए हो जाइए तैयार। आइए अब सोमवार के बाजार पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जानते हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए कहां रखी जाए? बिल्कुल, तो देखिए वैसे मार्केट हमें लगता है कि मिक्स्ड रहेगा जब तक वो जो यूएस का इवेंट है जैक्सन होल मीटिंग का, जब तक वो क्लियरली एक मैसेज उसका समझ में नहीं आता है तब तक हमें लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और इसी वजह से हमें लगता है कि हमें मिक्स स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छी तरीके से करेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे 680 के जो इसके कॉल ऑप्शन है इसे खरीदा जा सकता है, जो तकरीबन 8.5 रुपए के करीब हमें मिल रहा है और यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं 13 से 15 रुपए का। स्टॉप लॉस हमें रखना है 6 रुपए का और साथ ही साथ हमें लगता है कि टीसीएस के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ पे हमें लगता है कि काफी ओवरबॉट पोजीशन दिख रही है और यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो टीसीएस के 3550 के पुट ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं जो तकरीबन 32-33 रुपए के करीब हमें मिल रहे हैं। टारगेट्स रहेंगे 50 रुपए के और हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 23 रुपए का। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। और संदीप जी, आपके पास आएंगे, लॉन्ग टर्म पिक कौन सी देंगे आज आप? मास्टेक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी 1982 से कार्यरत है और जबरदस्त इवॉल्व की है कंपनी, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। 41 कंट्रीज में कंपनी काम करती है और रिसेंटली इवोसिस बोल के एक कंपनी है जिसको टेक ओवर किया और वो ओरेकल की प्लेटिनम पार्टनर है और करीब 30 कंट्रीज में ये 1200 कस्टमर्स को कैटर करती है। सो ओवरऑल ये तो हो गया बैकग्राउंड और मैंने रिसेंटली भी जैन साहब के जेम्स में ये स्टॉक को रेकमेंड किया और बहुत जबरदस्त क्वालिटी कंपनी है, बहुत क्वालिटी नामचीने इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो उससे भी और कॉन्फिडेंस आता है। एफआईएस डीआईएस तो है ही है और अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस के लिहाज से भी महंगा नहीं है। 31-32 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 25-26, पिछले सेल्स ग्रोथ देखे पिछले 3 साल की कैगर तो 28%, प्रॉफिट की जो कैगर है करीब 46%, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 46% और 5 साल की 75%। तो इस तरीके की ग्रोथ कंपनी ने दी है और मैं पिछले 4 क्वार्टर के ओपीएम्स देख रहा था तो जो पहले टीन्स में रहता था 17-18%, अब रहता है 21-22-23% के लगभग और क्वार्टरली रिजल्ट जून 20 के मुकाबले 40 करोड़ का पैट था और जून 21 में 70 करोड़ का पैट है। सो ये सारे फंडामेंटल्स और ये सारे रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बहुत कन्विक्शन आता है, क्योंकि ऐसे मार्केट कंडीशंस में जहां मिड कैप आईटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत चूजी होना पड़ता है, तो मैंने मास्टेक इसलिए लाया हूं मैं। सो 2950-2990 का आप टारगेट लगाइए 6 से 9 महीने की अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म पिक मास्टेक लॉन्ग टर्म पिक संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। तो इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही।